बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेकर के टुडे की सीरीज रहेगी, जहां से बीपीएससी द्वारा हुए एग्जाम में 1 से 2 अंक हर बार बना है मित्रों। तो टुडे की सीरीज उन सभी विद्यार्थियों हेतु बेहद इंपॉर्टेंट है जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 एवं बीपीएससी अन्य एग्जाम हेतु तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी बेहतर तैयारी और रिवीजन बना रहेगा मित्रों। चलिए टुडे की सीरीज को हम आरंभ करते हैं। टुडे की सीरीज हमारी बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेकर के है, जिसमें प्रथम परियोजना है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। सीधे के सीधे प्रश्न बनता है कि कोसी बहुउद्देशीय परियोजना है तो यह नेपाल व भारत की संयुक्त परियोजना है। प्रश्न बनेगा तो बेहतर तरीके से आप जवाब दे पाएंगे और कंप्लीट वीडियो को देखें जिससे कि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें। पूछा जा सकता है कि इस परियोजना के तहत समझौता किस वर्ष हुआ था नेपाल व भारत में, तो 1954 में कोसी बहुउद्देशीय परियोजना हेतु नेपाल व भारत में समझौता हुआ था। 1954 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। 1959 में इस परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। इस तरह प्रश्न बनेगा तो 1963 में इस परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। तो कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना इस परियोजना के अंतर्गत हुई थी, जो कि 1978 ईस्वी में हुई थी। पूछा जा सकता है कि कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना हुई थी तो किस परियोजना के तहत हुई थी? कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के तहत 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है तो ऑप्शन में दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं भूमि का संरक्षण करना इस कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के प्रमुख उद्देश्य थे। पूछा जा सकता है कि परियोजना के कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के चरण हैं तो इसके 2 चरण हैं, 2 चरणों में यह कंप्लीट हुई थी। प्रथम चरण में हनुमान नगर नेपाल में बांध का निर्माण हुआ, कोसी नहर के नाम से जाना जाता है और इसकी जो लंबाई है, इस तरह प्रश्न बनेगा तो 44 किलोमीटर की लंबाई का निर्माण हुआ था प्रथम परियोजना के अंतर्गत। द्वितीय चरण के अंतर्गत पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण हुआ था, यदि इसकी लंबाई है तो 113 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। पूछा जा सकता है कि गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है तो यह उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन में जिस तरह हमें दिया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें जवाब भी देना होता है। तो गंडक बहुउद्देशीय जो परियोजना है जो उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना के तहत भारत और नेपाल में समझौता हुआ था। तो 1959 में समझौता हुआ था इस परियोजना हेतु। योजना आयोग द्वारा परियोजना को मंजूरी दी गई थी, इस तरह प्रश्न बन सकता है कि गंडक बहुउद्देशीय परियोजना को योजना आयोग द्वारा मंजूरी दी गई तो 1961 में इसे मंजूरी प्रदान की गई थी। जल विद्युत परियोजना की स्थापना पूछा जा सकता है कि गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी तो पश्चिमी चंपारण में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत पूर्वी गंडक नहर परियोजना जो कि मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर, सीवान आदि में इसका प्रवाह क्षेत्र है पूर्वी गंडक नहर परियोजना का। पूछा जा सकता है कि पूर्वी गंडक नहर परियोजना का अन्य नाम है तो तिरहुत नहर पूर्वी गंडक नहर परियोजना का अन्य नाम है। यह किस नदी के समानांतर है, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है ऑप्शन में देकर के। तो गंडक नदी के समानांतर यह प्रवाहित होती है पूर्वी गंडक नहर। मुख्य पश्चिमी गंडक नहर परियोजना जिसकी यदि कुल लंबाई पूछी जाएगी तो आपका जवाब होगा 200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होती है। कितने भागों में इसे विभाजित किया गया, तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। आप जवाब दे पाएंगे कितने जिले या बिहार के कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं इससे, तो देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं। सारण, सीवान एवं गोपालगंज ये बिहार के हैं और भैरवा जो है नेपाल का है। तो यह इतने जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर बांध का निर्माण है। नेक्स्ट है सोन बहुउद्देशीय परियोजना। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बिहार की
प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है? तो आपका जवाब होगा सोन बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना पर निर्मित है तो सोन बैराज या इंद्रपुरी बैराज नामक जलाशय का निर्माण हुआ है सोन बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत, जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैराज है। यदि लंबाई पूछी जाएगी तो 1407 मीटर इसकी लंबाई है। इसका निर्माण हुआ था सोन बैराज का, तो 1960 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, पूर्ण हो गया था 1965 में। इसकी प्रमुख नहरें हैं, यदि इस तरह प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होगा पश्चिमी सोन नहर, इसकी शाखाएं बक्सर, आरा तथा चौसा नहर इसकी शाखाएं हैं। पूर्वी सोन नहर, ये इसकी कुछ प्रमुख नहरें हैं जहां से प्रश्न बन सकता है। पूछा जा सकता है कि सोन बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कितने जल विद्युत केंद्र बनाए गए हैं, कौन कौन सा जल विद्युत केंद्र सोन बैराज पर स्थित है, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। तो वरुण जल विद्युत केंद्र जिसकी क्षमता 3.3 मेगावाट क्षमता है, जिसे 1996 में निर्मित किया गया था। डेहरी जल विद्युत केंद्र जिसकी क्षमता 6.6 मेगावाट है और इसे 1993 में निर्मित किया गया था इस बैराज पर। पूछा जा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट है बिहार की जलवायु को लेकर के पूछा जा सकता है कि बिहार की जलवायु है तो उपोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी इसकी जलवायु है बिहार की। कोपेन ने बिहार की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भागों में बांटा गया है, जिसमें CWG मध्य तापीय यानी कि गंगा के तुल्य, CWA उत्तरी बिहार जो कि किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, जोगबनी एवं अररिया आदि की वायु को बांटा गया है, और CSA दक्षिणी बिहार, पटना, गया, मुंगेर एवं जहानाबाद आदि की वायु को बांटा गया है। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि कोपेन के अनुसार कितने भागों में विभाजित किया गया बिहार की जलवायु को। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इस तरह भी ऑप्शन में देकर के पूछा जा सकता है। तो यहाँ से जो ऑप्शन में मिल जाए वो आपके बिहार को जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे ग्रीष्मकालीन तूफान है, गर्मियों का जो तूफान होता है वो बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता के कारण भी बिहार की जलवायु जो है प्रभावित होती है। बंगाल की खाड़ी से इसकी समीपता है जिसके कारण भी इसकी जलवायु जो है प्रभावित होती है। हिमालय से निकटता होने के कारण भी यह बिहार की जलवायु प्रभावित होती है। दक्षिण बिहार में पठारी व पहाड़ीनुमा उच्च वक्ष जो है उसके अकॉर्डिंग भी बिहार की जलवायु भी प्रभावित होती है। काल वैसाखी पवनें जो कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ से पूछा जा सकता है इन ऑप्शन को देकर के, तो आपको जवाब होना चाहिए कि बिहार को जलवायु को जो प्रभावित करने वाली है, जैसे ग्रीष्मकालीन तूफान है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, बंगाल की खाड़ी से समीपता है, हिमालय से निकटता है, दक्षिण बिहार में पठानी व उच्चवाच है और काल वैसाखी पवनें, ये सभी जो है बिहार की जलवायु को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा यदि ऑप्शन में कुछ भी दिया जाता है तो बिहार की जलवायु को वो प्रभावित नहीं करता। इस तरह ऑप्शन में आपके मिल जाएगा। बिहार की प्रमुख ऋतुएं हैं, तो बिहार की जो ऋतुएं हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। बिहार में ग्रीष्म ऋतु समय पूछा जाता है कि बिहार में ग्रीष्म ऋतु का समय है, तो सभी जगह मार्च से मध्य जून तक इसका समय है। सबसे गर्म स्थान पूछा जाएगा तो बिहार का गया सबसे गर्म स्थान है। किस कारण से यह गर्म रहता है, तो लू के प्रभाव के कारण ये गर्म रहता है। मानसून से पहले स्थानीय तूफान व ओलावृष्टि यहां पर होती है। बिहार में वर्षा ऋतु समय पूछा जाएगा तो मध्य जून से मध्य अक्टूबर बिहार में जो है वर्षा ऋतु का होता है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है तो जुलाई व अगस्त माह में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ से और प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है किशनगंज में होती है बिहार के में, और न्यूनतम वर्षा जो होती है अरवल में होती है। वर्षा के कारण जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून है। पूछा जा सकता है कि बिहार में वर्षा का कारण है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन जो कि पूर्वी बिहार में 8 जून को प्रवेश करता है और पश्चिमी बिहार में 15 जून को प्रवेश करता है। पूछा जा सकता है कि बिहार में वर्षा का कारण है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन इसका बिहार में प्रवेश होता है, तो पूर्वी बिहार में 8 जून को और पश्चिमी बिहार में 15 जून को। पूछा जा सकता है कि किस माह में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए जुलाई अगस्त। सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में होती है, तो किशनगंज में,
न्यूनतम वर्षा होती है अरवल में। चीज़ों को ध्यान से समझते चलें ताकि एक भी प्रश्न छूटे ना। बिहार में शीत ऋतु का जो समय होता है मध्य अक्टूबर से फरवरी तक बिहार में शीत ऋतु होती है। सर्वाधिक ठंड किस माह में बिहार में पड़ती है? तो दिसंबर से जनवरी तक जो है सर्वाधिक ठंड रहती है बिहार राज्य में। पाला जो पड़ता है वो पर्वतीय तराई व दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में जो है बिहार में पाला पड़ता है। शीत ऋतु में वर्षा जो होती है 5 से 10 सेंटीमीटर तक जो है शीत ऋतु में बिहार में वर्षा होती है। तो ये थी मित्रों टुडे की सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बिहार की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेकर के टुडे की सीरीज थी, जिसमें से आपके बीपीएससी द्वारा प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी निश्चित रूप से यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनते हैं मित्रों। तो आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और आपकी तैयारी बनी रहे मित्रों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है, धन्यवाद मित्रों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।